नमस्कार छात्रों, सिल्वर वेडिंग कहानी का दूसरा भाग लेकर आज मैं उपस्थित हुई हूँ। आशा है आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम दूसरा भाग आज प्रारंभ करते हैं। छात्रों, पहला भाग सिल्वर वेडिंग का हम पूर्ण कर चुके थे और आज हम दूसरा भाग देखेंगे। पहला भाग मैं आपको यहाँ तक समझा चुकी थी कि किस तरह से मनोज श्याम जोशी की जो सिल्वर वेडिंग अर्थात विवाह की 25वीं सालगिरह जो कथा है उसके मुख्य पात्र जो है किस तरह से यशोधर पंत जी किस तरह से पुराने पारंपरिक और प्राचीन विचारों में ही जकड़े हुए हैं और किस तरह से उन्हें आधुनिकता अंधाधुंध करने लगती है। उन्हें आधुनिकता को वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहते और यही चीज़ हमें कहानी को आगे देखने का जो मुख्य उद्देश्य है, यही मुख्य उद्देश्य है जो हम अब देखेंगे। मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था कि उन्हें ये बिल्कुल भी उचित नहीं लगता था कि लोग बदलते जा रहे हैं, अपने विचारों को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर ये पृथ्वी में गति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वही चीज़ इस कहानी का जो मुख्य ठोस उद्देश्य हमें दिखता है वही चीज़ की है कि किस तरह से पुराने विचारों में ही जकड़े रहना हमारे लिए अनुचित है, साथ में ही आधुनिक हम बने परंतु अपनी संस्कृति को हम ना भूलें। अब पाठ आगे करते हैं। किस तरह से यशोधर पंत को अपने बेटे का जो 1500 रुपये वेतन मिलना भी उचित नहीं लगता। उन्हें ये लगता है कि आज मैं रिटायरमेंट के कगार में हूँ, तब मुझे क्या मिल रहा है, 1500 रुपये मिल रहा है और ये चीज़ उन्हें खलती है। उन्हें खुशी होती है कि उनके बच्चे प्रगति कर रहे हैं, परंतु उन्हें ये चीज़ समहाउ इनप्रॉपर लगती है। जो भी बात उन्हें अनुचित लगती है वो उसे समहाउ इनप्रॉपर कहते हैं। अब किस तरह से उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि यशोधर बाबू अपनी पत्नी को मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, परंतु तथापि बच्चों की तरफदारी करके मात्र सुलभ मजबूरी उन्हें मॉड बना डाला। अब उनकी पत्नी का क्या था कि उनकी पत्नी अपने संस्कारों को बिल्कुल भी नहीं भूली है, परंतु एक माँ होने के नाते वो भी बच्चों के विचारों के अनुसार ढल गई है। यहाँ तक कि उनका पहनाव में भी परिवर्तन आ गया, जो कि यशोधर पंत को बहुत अनुचित लगता है कि उनकी पत्नी स्लीवलेस ब्लाउज़ पहनती हैं, बेढंगे कपड़े पहनते हैं और बहुत सारी आलोचनाएं वो उस चीज़ की करने भी लगते हैं। तो यही चीज़ है कि वो चीज़ उन्हें बहुत अटपटी लगती है और ये चीज़ कर फिर उनकी पत्नी को उनका ये बदलाव, उनकी पत्नी भी चाहती है कि यशोधर पंत जो हैं वो बदलें, परंतु यशोधर पंत नहीं बदलना चाहते हैं। वो अपने वही किशनदा के आदर्शों पे चलना चाहते हैं, वही पुराने संस्कारों को अपनाना चाहते हैं, चाहे वो उनकी इच्छा है भी या नहीं। परंतु उनकी पत्नी बार बार उनकी आलोचना करती है कि किस तरह से आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया, आपने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। ये सब कहकर यशोधर पंत चुपचाप सुनते हैं। आगे किस तरह से ये पाठ और इस कहानी का जो उद्देश्य है कि किस तरह से उनके बच्चों को ये पसंद नहीं है कि उनके पिता यशोधर पंत उनके सगे संबंधियों से मिले, उनका हालचाल पूछें। अर्थात बच्चे इतने आधुनिक हो गए हैं कि वो अपने रिश्तेदारों से भी मिलना नहीं चाहते और संयुक्त परिवार के बजाय वो एकल परिवार में रहना क्या करना चाहते हैं, उचित करना चाहते हैं। इन सब के बीच में यशोधर पंत क्या है, घूमते चले जा रहे हैं। आगे यशोधर पंत रोज़ बिरला मंदिर में जाकर भजन या किस तरह से प्रवचन सुनते हैं, चाहे वो उन्हें अच्छा लगे या नहीं लगे, परंतु उन्होंने अपनी एक आदत बना दी, क्योंकि ऐसी आदत किसकी थी, किशनदा की थी। अब आगे बढ़ते हैं। वो जिस तरह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर वो गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा, क्या यह बेटर
नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही नहीं पाला होता, लाइव कम्युनिटी के लिए डेडिकेट करती होती। यशोधर पंत बहुत बार सोचते हैं कि वो घर की परंपरा ढकोसले में और आधुनिकीकरण में घिसते चले आ रहे हैं। वो इस तरह से कई बार अपनी पत्नी को तो वो बदलाव में किस तरह से सानल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे आदि कई ताने मारते हैं, और साथ में उनकी पत्नी भी उनसे चाहती है कि वो परिवर्तन हो। इस तरह से घर गृहस्थी में वो पिसते चले जाते हैं। तो एक दिन वो किस तरह से किशनदा का जो दिल्ली में क्वार्टर था वहाँ पर खड़े होकर एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि इससे तो अच्छा ही होता कि मैं भी किशनदा की तरह क्या होता, अविवाहित होता, मैं शादी ही नहीं करता, इस घर गृहस्थी के चक्कर ही में नहीं छोड़ता और पूरी मेरा जो लाइव किसको कम्युनिटी को डेडिकेट मैं अपने कर देता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं न कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उन्हें यहाँ रहने की पेशकश नहीं दी। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरे के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। अब किशनदा के विषय में यशोधर पंत सोचते हैं कि ये तो सोचते हैं कि वो किशनदा की तरह गृहस्थी ना होते, वो भी क्या होते, ये एक अविवाहित होते और मज़े से रहते, परंतु उन्हें फिर ध्यान आता है कि किशनदा का जो बुढ़ापा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा। किस तरह से वृद्धावस्था में उन्होंने बहुत सारी परेशानी झेली। जब उनकी ऑफिस से उन्हें क्वार्टर छोड़ने के लिए कहा गया तो किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दी, यहाँ तक कि स्वयं जो किशनदा के पक्के चेले हैं यशोधर पंत, उन्होंने भी उन्हें क्या नहीं दी, शरण नहीं दी। और आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि उस समय उनकी शादी हो चुकी थी, यशोधर पंत की शादी हो गई थी और 2 क्वार्टर में उनके 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर लेकर रहे और फिर गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि कोई बीमारी भी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उनके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा गया तो उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। अब यशोधर पंत सोचते हैं कि किशनदा की स्थिति बहुत बुरी हुई अंतिम समय में, यहाँ तक कि वो किराए के कमरे में भी रहे। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लग गया और उसके बाद वो गांव चले गए। गांव जाने के बाद कुछ ही क्षण बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जब उनके आस पड़ोस से पूछा गया कि उनकी मृत्यु कैसी हुई, तो जो हुआ होगा वाक्य कहकर सबने ये कह दिया कि हमें पता नहीं, उन्हें कुछ बीमारी भी थी या नहीं, हमें ये भी पता नहीं। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत होती है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जिन लोगों का परिवार नहीं होते, जो गृहस्थी नहीं होते, उनकी मृत्यु कैसी हो रही है किसी को पता भी नहीं चलता। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी जरूरी है, यह भी सही है। अब यशोधर पंत ये सोचते हैं कि बच्चों का होना भी ज़रूरी है, और किशनदा की तरह वो सोचते हैं कि वो सन्यासी होते, अविवाहित होते, तो दोनों चीज़ में वो असमंजस्य की स्थिति में है। यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपनी मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूलते कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं। अब यशोधर पंत को ये भी विश्वास है कि उनके बच्चे उनके विचारों को पसंद नहीं करते, उनके बच्चे चाहते हैं कि वो आधुनिक बने।
अपने सगे संबंधियों से ज़्यादा ना मिलें, मॉडर्न, बिल्कुल मॉडर्न बन जाए, अब हमारे विचारों के हिसाब से चले। फिर भी यशोधर पंत सोचते हैं कि किशनदा की जो बात कही है कि जो कुछ भी होगा बुढ़ापे में सब समझदार हो जाते हैं, ये सब सोचकर वो अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। किस तरह से आगे याद करते हैं कि किस तरह से जब वो युवा थे कितना ही कुछ उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी कि वो बहुत कुछ कर देते थे, परंतु धीरे धीरे ऐसा नहीं हुआ और किशनदा भी ऐसा नहीं कर सके। ऐसा कौन याद करते हैं? यशोधर पंत। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सबके ही अपने आप ठीक हो जाएंगे, यह भी किशनदा ने विरासत में मिला हुआ एक फिराक है। आप किशनदा कहते थे हमेशा यशोधर पंत को कि जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब लाइन पर आ जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं, और यही बात यशोधर पंत भी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तभी नहीं गुजर गए होते तो मैं मैट्रिक में से तो शायद मैं भी गदा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी ही पड़ गई, जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया, तब बाप है तब मौज कर लें। यह बात यशोधर जी कभी कभी जतिया करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चे यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुछ मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर पंत याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने जब मैट्रिक पास की और उनके ऊपर जिम्मेदारी हो गई तो तब वो अब जिम्मेदार व्यक्ति बन गए हैं, और अपने बच्चों के मामले में वो कहते हैं कि अगर मेरे बच्चों की स्थिति भी ऐसी होगी तो शायद वो जिम्मेदार बन जाएंगे, परंतु अभी उनके साथ ऐसा नहीं है, इसलिए वह इस तरह की हरकतें करते हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन में स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो के चार करने वाली ये दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरकर भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पे गांव का पुश्तैनी घर बस। अब यशोधर बाबू कभी कभी मन में स्वीकार करते हैं कि हाँ, उनके बच्चे, उनकी पत्नी सामाजिक है और वो सामाजिक नहीं है, वो समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं, परंतु वो इस बात से वो खुश होते हैं कि वो समाज से कटे हुए हैं, परंतु वो अपने संस्कार को नहीं भूल रहे हैं, वो अपने पारंपरिक संस्कार के आधार पर ही चल रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया उनके संस्कारों को स्वीकार नहीं करती, इसलिए ये दुनिया उनके हिसाब से नहीं है। कभी कभी सोचते हैं कि बच्चे उन्हें बार बार कहते हैं कि उन्होंने कहीं मकान नहीं लिया, यहाँ तक कि डीडीए का फ्लैट भी उन्होंने नहीं लिया, तो वो किशनदा को याद करते कि जिस तरह से किशनदा भी वृद्धावस्था में गांव चले गए थे, वो भी सरकारी क्वार्टर जब तक है, रिटायरमेंट होने के बाद वो भी गांव चले जाएंगे। गांव में पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहाँ जाकर बसना, मरम्मत करना, जिम्मेदारी ओढ़ना, बेकार झगड़े में उड़ लेना, इन बातों को यशोधर जी अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उन्हें कोई जवाब देने नहीं बनता। अब क्या है, यशोधर पंत बार बार बच्चों को ये बोलते हैं कि जब मैं रिटायरमेंट ले लूँगा तो मैं गांव जाऊंगा, मेरा पुश्तैनी घर है। ये भी सोचते हैं कि वहाँ पुश्तैनी घर में भी बहुत सारे भाइयों का हिस्सा है, और इसमें जब बच्चे उनसे बहस करते हैं, बात को दोहराते हैं, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास बना रह सकेगा। अभी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाने जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उनमें तो एक ही तरह के सोचने वाले होते हैं, और कहते हैं कि
कि कहकर लगभग नकली हंसी हंसते हैं। यशोधर पंत चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा सरकारी नौकरी लगे, या कोई भी तीनों बेटों में से कोई भी सरकारी नौकरी लगे, और फिर जिस क्वार्टर में वो रह रहे हैं उनके रिटायरमेंट होने के बाद वो लड़के के नाम हो जाए और उन्हें कहीं जाना ही ना पड़े। परंतु ऐसा ना हो सके। बार बार उनकी पत्नी उन्हें भविष्य की चिंता बताती है कि किस तरह से अब हमारा क्या होगा, परंतु इस पर भी यशोधर पंत नकली हंसी हंस देते हैं कि मानो उन्हें कोई चिंता ही नहीं। जितनी ही इस लोक जिंदगी में यशोधर बाबू की नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर जाती है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न भी करते हैं। उन्हें बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, 80 का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता का प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर बाबूजी का मन कोई खास नहीं लग रहा था। सच तो यह है कि यह भीतर भी कुछ ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है। अब इतनी सब बातें सुनकर यशोधर पंत हंसने के लिए बाध्य हैं, परंतु उन्हें मन ही मन में वो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। और यह सोचते सोचते वो बिरला मंदिर पहुंच गए। बिरला मंदिर के प्रांगण में बैठे, वहाँ पर महात्मा जी गीता का प्रवचन कर रहे थे। उन्हें सुनने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि यशोधर पंत स्वयं अंदर से कोई धार्मिक नहीं थे और उन्हें धर्म में ज़्यादा विश्वास भी नहीं था। परंतु किशनदास धार्मिक थे, वो बिरला मंदिर जाकर प्रवचन सुनते थे, गीता का पाठ करते थे। इसलिए क्योंकि किशनदास ऐसा करते थे, इसलिए वह बिरला मंदिर जाते थे। आगे किस तरह से इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम किशनदास से स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे। जैसे जैसे उम्र ढल रही है, वैसे वैसे किशनदास की तरह रोज़ मंदिर जाते हैं, संध्या पूजा करते हैं, गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी उनका मन शिकायत करता है कि इन सब में लग नहीं पा रहा हूँ। तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए, अब तो मोह माया साथ भगवत भजन को कुछ स्थान देना चाहिए। नई पीढ़ी देखकर राजपाट तुम लग जाओ, बांट बन प्रदेश की। जो कहते हैं जैसा कहते हैं करें, हमें तो अब इस वन वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ को नहीं उनकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे तो अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो क्या मांगे। मन ही मन में उन्होंने अपने जीवन की एक दिनचर्या बना ली है कि वो रोज़ गीता का पाठ पढ़ेंगे, संध्या की पूजा करेंगे और किस तरह से जैसे किशनदास करते थे वो भी वैसा ही करेंगे। मन ही मन में सोचते हैं कि उन्हें अच्छा लगता अगर उनके बच्चे उनसे अनुभव मांगते, उनके बच्चे भी उनसे सलाह लेते। और फिर सोचते हैं कि भाई अब हमारा ज़माना कहाँ रहा, बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं और अब नहीं मांगते तो उसमें भी क्या करें। यशोधर बाबू फिर भी अपने को झिड़कता यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने फिर भटक गए और गीता महिमा सुनो। कई बार यशोधर पंत बदलना चाहते हैं, वो आधुनिकता को अपनाना चाहते हैं, परंतु मन कि वह अपनी पारंपरिक विचारों को नहीं भूलना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे तो वो किशनदास का अनादर करेंगे। किस तरह से भगवत गीता सुनने लगे तो व्याख्या में जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा तो उन्होंने अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जिया जी के हाल पूछने के लिए अगर वो अहमदाबाद जाना चाहे ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें ये ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। छात्रों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि और अंतिम बार भी मैं आपको बताऊंगी पाठ के अंत में कि किस तरह से पूरी कहानी में जो है मुख्य चीज़ें हैं और वो चीज़ें उभर के आ रहे हैं जब हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब ये आया कि उनके यशोधर पंत के जो जीजा जी हैं वो बीमार हैं और उनको देखने के लिए वो अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु बच्चे और पत्नी उसका विरोध करेंगे। अर्थात
पत्नी और बच्चे नहीं चाहते कि वो अपने संबंधियों से कोई संबंध रखे, उनसे मिले जुले, उनका हाल चाल करें। वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल रिजर्व बन जाएं। अब सारा संयुक्त परिवार बिखर गया दूसरी बार की। बच्चे और पत्नी संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली को नहीं सपोर्ट करते। बच्चे चाहते हैं कि वो एकल परिवार में रहें। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खता है। अब पत्नी और बच्चे चाहते हैं कि संयुक्त परिवार के बारे में, जो उनकी ज्वाइंट फैमिली थी, जो कुमाऊं में थी, उसके बारे में वो सोचे भी ना और अपने परिवार के बारे में ही ध्यान रखे। बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। यशोधर पंत चाहते हैं कि बच्चे भी सगे संबंधियों से जुड़े रहें, अपनत्व उनसे दिखाएं, सब एकता से रहें, परंतु बच्चे उनसे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अभी उस दिन हद हो गई जब कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को का कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा इतनी साख है कि 100 रुपया उधार ले सकें। उस दिन उन्हें बहुत अजीब लगा जब उन्हें अपनी ही बहन को पैसे भेजने के लिए बच्चे ने मना कर दिया और यशोधर पंत जी ने ये कह दिया कि वो 100 रुपये उधार मांगकर अपनी बहन को भेज देंगे। तो ये मुख्य जो भाग हैं कहानी के, वो उभर के आ रहे हैं कि किस तरह से बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो अपने सगे संबंधियों से कोई नाता रखें। यशोधर जी का नारा था कि हमारा तो सैफ है ही कि देखा ठहरा, हम तो परंपरा की विरासत में मिली है। सैफ मतलब जैसे उस समय साहब बोलचाल के भाषा में प्रयोग होता था कि जिस तरह से उस समय जो बड़े लोग होते थे उनको साहब कहते थे और उनकी ऐसी भाषा होती थी। पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी स्वयं का देखा हुआ ही कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए। बुआ को कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो नहीं हुआ जहाँ की यशोधर बाबूजी ने कुछ देखने की परंपरा रंग ढंग में रहा होगा। मैट्रिक पास करने के बाद वो दिल्ली आ गए और उन्हें कुछ पता नहीं। अर्थात यशोधर पंत जी की पत्नी ये सोचती है कि यशोधर पंत जी ने कोई दुनियादारी नहीं देखी है, सिर्फ वो अपने तक ही सीमित रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है और किस तरह से आगे कह रहे हैं कि यशोधर बाबूजी स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि किस तरह से उम्र के साथ साथ जो बुजुर्गियत है और आना ठीक है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुम्हें बुढ़िया काल और वगैरह वहाँ का ब्लाउज पहनना या रसोई के बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह से शुरू कर दिया, मुझे तो वो समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होता है। अर्थात यशोधर पंत को अपनी पत्नी का इस तरह से परिवर्तन होना कुछ अनुचित लगता है और गलत लगता है। एनीवे मैं तुम्हें ऐसा कहने से रोक नहीं सकता। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीवन और जीने के ढंग में ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अब यशोधर पंत कहते हैं कि जब मैं तुम्हें स्लीवलेस ब्लाउज पहनने से मना नहीं करता, ऊंची हील वाली सैंडल तुम पहनते हो और किस तरह से रसोई के बाहर तुम दाल भात खाते हो, जो भी तुम्हारा रहन सहन हो गया, मैं कोई उसमें रोक टोक नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में भी तुम क्या नहीं करो, रोक टोक नहीं करो। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते ही अपना पारिवारिक चिंतन ध्यान में डूबा रहना अच्छा नहीं लगता। सुबह शाम संध्या करते हैं और इसी चीज़ में अपना मन लगाने का प्रयास करते हैं। साथ में ही बार बार सोचते हैं कि वास्तव में जीवन में क्या चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं और क्या चीज़ें इनप्रॉपर हो रही हैं। साथ में उनका इरादा है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो वो किस तरह से अपने पुश्तैनी गाँव में जाकर वहाँ घर बनाएंगे। ये सब चीज़ें उन्हें मन ही मन में क्या करती हैं, कचोटते रहते हैं। अब आगे
किस तरह से बार बार किशनदा की बातों को ध्यान में रखकर यशोधर पंत अपने आप को ढालने का पूरा प्रयास करते रहते हैं और वह हर चीज़ किशनदा की नकल करते हैं, चाहे वो सवेरे जल्दी उठना हो या फिर जल्दी उठकर अपने जो दैनिक कार्य करने हो, दूध लेना हो, वो सब चीज़ें वो किशनदा से ही सीखे हुए हैं। और किशनदा को घर के और दफ्तर के विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी है वह सुबह सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पैजामा के ऊपर ऊनी गाउन पहनने, सिर पर गोल बिलायती टोपी, पाँवों में देसी खड़ाव किए हुए हाथ और हाथ में कुत्तों को भगाने वाली एक छड़ी हुई, जो भी है वो सब किशनदा से ही ग्रहण किया हुआ है। जब तक किशनदा दिल्ली में रहते थे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद ही उनकी परंपराओं जीवित रहने की कोशिश की और कोशिश में पत्नी और बच्चे नाराज किए। घर में होली गंवाना, जनेऊ पुण्य के दिन सब कुमाऊनी को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर में आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ऐसे ही कई काम जो उन्होंने किशनदा जैसे आयोजित करते थे, ऐसे सारे काम उन्हें किशनदा से ही विरासत में मिले और वो भी ऐसे ही करते हैं जो कि उनकी पत्नी और बच्चों को बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। यशोधर जी चाहते हैं कि समाज उन्हें सम्मानित बुजुर्ग के नाम से जाने और समाज उनका आदर करे, उनके बच्चे उन्हें आदर करें और किस तरह से उनका हाल चाल पूछे, बच्चे उन पर प्राउड करें, परंतु इस तरह से हो नहीं पा रहा है जैसे कि यशोधर पंत चाहते हैं। और किस तरह से एक दिन क्या हुआ कि बच्चों से कुछ पूछे जाने में बच्चे ये उत्तर देते कि बाबा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं हैं आपसे क्यों पूछें। वो चाहते कि उनके बच्चे उनसे पूछें, परंतु बच्चों का उत्तर आता है कि जब आप उसके विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं तो हम आपसे उस विषय में क्यों पूछें। यशोधर पंत का रोज़ बिरला मंदिर में प्रवचन सुनने के बाद सब्जी लाना, दालें लाना, ये वो उनका नित्य दिनचर्या उनकी बन गई है। और वो सब चीज़ें वो किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या में ही वो क्या कर दी है, ढाल दी है। अब किस तरह से यशोधर पंत को सब कुछ ये सोचते हुए भी कि उनके बच्चे उन्हें पूछें, परंतु बच्चे नहीं पूछते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके मन में हैं, परंतु वह उनसे निकलना भी चाहते हैं और नहीं भी निकलना चाहते। इस तरह से बच्चों का प्रगति करना, उन्हें उन पर गर्व महसूस करते हैं, परंतु इनप्रॉपर उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों है, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। ये सब चीज़ें उन्हें अपने ही जाल में घुमाती रहती है। अब रोज़ सब्जी मंडी में झोला उठाकर सब्जी खरीद लेते हैं। किस तरह से सड़कों पर जो दिल्ली में जो पुराने क्वार्टर टूट रहे हैं उन्हें देखा करते हैं। फिर ऐसे ही टाइम निकाल कर जो है वाईडी पंत अर्थात यशोधर पंत घर को लौटते हैं। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वो क्या करते हैं, अब एक दिन रोज़ की तरह ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी दिनचर्या सब्जी लाकर ये सब लाकर वो इस अपने क्वार्टर के पास आए। आज वाईडी पंत से पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए। अब आज का दिन क्या था कि वो उस पूरे दिन भर चले गए और वो अपने कमरे में पहुँचे, बाहर वाईडी पंत का जो बोर्ड लगा था वो देखा, फिर उन्हें धोखा हुआ कि वह कहीं गलत जगह आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत सारे लोग विदा दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियाँ जलती
जल हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ऐसा क्या हो रहा है? उनका जवाब भी उन्होंने अपने आप को दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इस माया यही जाने। अर्थात उन्हें ये भी पता है कि आज उनके विवाह की क्या है, 25वीं सालगिरह है, सिल्वर वेडिंग है। फिर भी उन्हें बहुत अजीब लग रहा है कि ये सब मेरे क्वार्टर में क्या हो रहा है, और फिर भी वो इस चीज़ को टाल देते हैं कि भाई ये आप इनका ज़माना है, इसलिए जो कुछ भी करते हैं। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी कुछ मेम सुबों को विदा दे रही है। बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन्स और बगैर बाह की टॉप पहने हुई है। यशोधर बाबू उनसे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारा यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। यशोधर बंधु को अपनी बेटी का ऐसा पहनाव बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी उनकी बेटी ऐसा पहनाव पहनती है, और क्योंकि वो जिद्दी है इसलिए पहनती है। पत्नी इनके बारे में भी बहुत बार वो कह चुके हैं, परंतु कोई भी यशोधर बंधु की बातें नहीं सुनते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाले यह पत्नी वो कह रहे हैं कि कभी मैं अपनी बेटी को समझाऊं भी तो पत्नी सिर्फ बेटी की तरफदारी लेती है, मेरी बात पर कोई हाँ पे हाँ नहीं मिलाती, और यही चीज़ मुझे समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, इसलिए मैं बोल कर भी अब अपना मुंह बंद करता हूँ। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा ने LDC टाइपों में ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तो तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों को कई मित्र और रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे पहुंच रहे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोग को यही सिल्वर वेडिंग कब होने लगी? अब यशोधर पंत सोचते हैं कि हम लोगों की कहाँ सिल्वर वेडिंग होती है। यशोधर बाबूजी शर्मिली हंसी हंसने लग गए। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महावर कमाने लगा, खुद से ही आंसर मिलता है कि तब से सिल्वर वेडिंग होने लग गई जब से वो से 1,500 रुपये वेतन मिलता है। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी जी को, जो इस साल SHS पास हुआ है और दूर से रिश्ते में यशोधर बाबू जी का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उनसे ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। अर्थात उन्हें अपने बच्चों का ये अच्छा लगता है कि लोग उनकी बच्चियों की प्रगति से जलते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, यद्यपि वह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 महावर प्लस कन्वेंस अलाउंस, इस तरह से तुम्हारा अंदर पर्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी समझ में नहीं आता, इस टिप्पणी की ज़रूरत थी। तथापि उन्हें इस बात की थोड़ी खुशी होती कि इस चीज़ के आ जाने से उनके नए दौर में निश्चय ही गलत है और मानकों के अनुसार बड़ा आदमी ही मान लिया जाता है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू को उनका विरोध किया और आज भी यही करते हैं। इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती है ना। अर्थात उन्हें चूल्हे पे बनी हुई जो गैस के चूल्हे पे बनी हुई जो रोटियां हैं वो भी उन्हें इनप्रॉपर लगती हैं। फ्रिज लाना इनप्रॉपर लगता है। वो बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि जैसे पारंपरिक जीवन जिया जा रहा है वैसे ही होना चाहिए। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी यशोधर बाबू को
समहाउ इम्प्रॉपर लगी, तथापि उन्होंने इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर का जन्मदिन में कभी लड्डू भी नहीं मिले, उनके आज विवाह में कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार का कर्जा निकालकर किया बगैर किसी भी खास धूमधाम के उनके विवाह पर 25वीं वर्षगांठ का केक, 4 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरह की नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, चाय, फल, सब कुछ क्या है मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 1947 को हुई थी। इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हुए। मैंने आपके दफ्तर में फ़ोन किया, लेकिन शायद किसी का फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया, शाम को आइए पार्टी करते हैं, मैंने अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी, मार्केटिंग कंपनी में काम करता है और यशोधर पंत को उसमें ओछापन मालूम लगता है। मीन्स यशोधर पंत को वो समझदार नहीं प्रतीत होता है और उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि वो भूषण को बिगाड़ देगा। कई बार वो अपनी पत्नी से बहस भी कर चुके हैं और उनकी पत्नी उन्हें इस चीज़ का क्या करती है, कई बार इस विषय में सुना भी देती है। भूषण ने अपने मित्रों के सहयोगी से यशोधर बाबू का परिचय शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स, बहुत सारी जो शुभकामनाएं वो उन्होंने दी। अब किस तरह से यशोधर पंत किशनदा की ही यही बात याद करते हुए सिर्फ झूठी हंसी हंस देते हैं और इसी में जताने की कोशिश करते हैं कि मानो वो बहुत खुश हैं। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया, यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब केक पीछे जा खड़ी हुई। होने में कोई हिचक नहीं है, वहीं से पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी मालूम होती है। बेटी ने उन्हें खींचकर ले गए। यशोधर बाबू जी ने कहा, somehow I don't like all this, लेकिन anyway उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्टि वाली छवि कैमरे में कैद कर ली। पति पत्नी से कहा गया कि वे केक मुंह मीठा करें। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा हुआ होता है। उन्हें याद दिलाया कि अभी कुछ वर्षों पहले ही आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा। परंतु यशोधर पंत क्या हैं, उसी किशनदा के पक्के चेले हैं, इसलिए वह ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहते जो किशनदा को अच्छा न लगे। परंतु वो राजी नहीं है। उनका कहना था कि मैं अब तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण झुंझला कर कहे, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों को दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी। इतनी देर ज़्यादा मेहमान उठकर खड़े हो गए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते लगे, परंतु यशोधर बाबू नहीं आए। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट की उन्होंने बना ली और बैठकर ही ध्यान करते रहे, मानो कि वो किसी और ही दुनिया में खो गई हो। तभी उन्हें महसूस हुआ कि प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दिया, मगर उसमें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा, आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाव सभी इस संसार में जो हुआ होगे से ही मरते हैं और संसार में सबको ही अकेला रहना पड़ता है। और यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी पहने, पाँव पर देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए हुए किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बात अच्छी तरह से समझने के लिए। हर रविवार किशनदा ठीक शाम 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी और चाय कैसे पीते हैं, चाय सुड़कने में किशनदा प्रवचन करते थे। यशोधर बाबू बीच बीच में शंखाएं उठाए थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे और आज भी उन्हें बता सकेंगे कि उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए।
मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके बारे में वह किससे बात करना चाहते थे? किशनदा से। परंतु लेकिन किशनदा तो वहीं अकेलेपन का खटराग आलापने में आदामा में मालूम होते हैं। कैसी बीबी, कहाँ के बच्चे, सब मोह माया है। भूषण आज इतना अच्छा है, वह किसी दिन इतना अकेला और असहाय हो जाएगा जिससे आज तू हो रहा है। ईश्वर बाबू बात को आगे बढ़ाते, लेकिन उनके घरवाली उन्हें झिझकते हुए आ पहुंची कि क्या आप पूजा ही करते रहेंगे? अर्थात आज शाम तक वो पूजा में बैठे रहे और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो किशनदा से वो बहस कर रहे हैं। किशनदा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इसी बीच पत्नी आ गई। पत्नी ने सुना दिया कि रिश्तेदार आपका इंतजार कर रहे हैं। तुरंत ही उसी समय उन्होंने लाल गमछे में बैठे थे और वैसे ही चले गए। आगे एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर नीचे आ जाएंगे। अब यशोधर बाबू जैसे ही पूजा में बैठे थे वैसे ही नीचे आ गए, पर उन्हें उनकी बेटी को बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए पैकेटों पर पड़ी और बोले, ये कौन भूले जाते हैं? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। आह, इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रेजेंट तुम खोलो, तुम्हारे इस्तेमाल करो। यह कहकर शर्मिली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलता हुआ बोला, ये तो लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आप सवेरे दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। आप इसे पहनकर जाया कीजिए। बेटी पिता का पैजामा कुर्ता उठा लाई और इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नुक्च करने के बाद यशोधर जी ने उस आग्रह की रक्षा की। गाउन का शैश कसते हुए उन्हें कहा, अच्छा होता है यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा, और उनकी आंखों एक कोर जरा सी नमी चमक गई। अब बेटे भूषण ने उन्हें गाउन दिया। कुर्ते सलवार बेटी ने दिए कि तुम सुबह दूध लेने जाते हो, यह पहन के जाया करो। और ये चीज़ उनकी आंखों में चमक के साथ साथ नमी भी आ गई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि काश उनका बेटा ये बोलता कि बब्बा कल से दूध लेना मैं जाऊंगा। और ये चीज़ उन्हें थोड़ा अजीब लगी कि बच्चे खुद को वो काम करने के लिए राजी नहीं है और उनके लिए ये सब चीज़ें लाते हैं। आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाया जाना करें, वह यह नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूँगा। यह इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगे से हुई होगी। तो ये पूरा पाठ था छात्रों। पाठ में जो मुख्य बिंदु उभर कर आए हैं, सबसे पहले कि किशनदा कैसे थे। किशनदा एक आदर्शवादी व्यक्ति थे और पारंपरिक व्यक्ति थे, अभिवाहित थे, और उन्हीं को पूरी जो कॉपी करते थे वो कौन थे? यशोधर पंत। यशोधर पंत पारंपरिक विचारों वाले थे। आधुनिकता कई बार उन्हें अपनाने के लिए कई बार सोचते थे, परंतु उन्हें ऐसा लगता था कि वो इस चीज़ से क्या करेंगे, किशनदा का क्या करेंगे, अनादर करेंगे। और साथ में ही वो बहुत सारी चीज़ें इस पाठ में उभर कर आए हैं कि पहला तो कि यशोधर पंत पारंपरिक विचारों वाले थे, वह आधुनिकता में बिल्कुल नहीं ढल पाए। दूसरा कि किस तरह से बच्चों का संयुक्त परिवार का विरोध करना और एकाकी परिवार को महत्व देना इस पाठ में उभर कर आया। साथ में ही कि उनके बच्चे उन्हें अपने सगे संबंधियों के साथ नहीं दिलने देते थे, अर्थात उनके बच्चे उतने व्यवहारिक नहीं थे कि वो अपने पुश्तैनी घर से भी उन्हें कोई संबंध नहीं था,
जबकि हमें अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को नहीं भूलनी चाहिए। साथ में ही कि किस तरह से बड़ों का आदर करना, जो पीढ़ी अंतराल है पूरे पाठ में हमें देखने को मिला कि किस तरह से पीढ़ी अंतराल है और पाश्चात्य संस्कृति का अंधाधुंधकरण हम इस पाठ में देखते हैं। अब पाठ में देखते हैं कि किस तरह से यशोधर पंत का व्यक्तित्व कैसा था। यशोधर पंत जी किस तरह से वो निश्चय में उन्होंने एक आदर्श बनाए हुए थे, उन्हीं के आधार पर वो चलते थे। वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उनको अपनी पत्नी का भी बदलाव अच्छा नहीं लगता था। वो बच्चों की प्रकृति से खुश होते थे, परंतु वो चाहते थे कि ये अपनी संस्कृति को ना भूलें, और कोई भी बात उन्हें जब अनुचित लगती थी तो वो समहाउ इम्प्रॉपर उसे कह देते थे। आगे ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको हल करने हैं। छात्रों, पूरा पाठ हमने पढ़ लिया है और इस पाठ को पूर्ण करने के बाद ये आपके पास अभ्यास है जो आप स्वयं हल करेंगे। और पाठ को पूरी तरह से समझिए। एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार आप वीडियो देखिए और इन प्रश्नों को आपको हल करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इन प्रश्नों को हल किए या नहीं किए। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।